नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोगों ने पुर्तगाली ख़त्म किया, हम लोगों ने डच ख़त्म किया, हम लोग अंग्रेज भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। और आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे। और अंग्रेज़ों को बंगाल तक पहुंचा के हम लोग अंग्रेज यहाँ पे छोड़ेंगे। फिर उसके बाद डेनिश पढ़ेंगे, फ्रांसीसी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग, जो मैंने पहले वीडियो में शुरू किया था कि 1707 से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, तो 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और वहां से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य उत्पन्न हुए थे। तो उन स्वतंत्र राज्यों में आपका बंगाल भी था। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बंगाल। और बंगाल को कहाँ तक ले जाएंगे, 1764 तक, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज वहाँ पे स्थापित हो गए, ओके। तो वहाँ तक हम बंगाल को ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हैदराबाद, मैसूर, ये दो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। बाकी छोटे छोटे हैं वो थोड़ा सा समझ के छोड़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग गवर्नर जनरल पे आ जाएंगे, है ना। फिर गवर्नर जनरल के साथ हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ तक जाता है, स्वतंत्रता तक जाता है, ठीक है। या ये कहिए कि संविधान लागू होने तक हमारा ये आधुनिक भारत का इतिहास जाता है। मतलब दोनों चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। लास्ट में 1947 के बाद जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आता है, माउंटबेटन प्लान आता है, वो आधुनिक भारत का इतिहास में भी है और वो आपका पॉलिटी में भी है, संविधान में भी है, तो वो है। तो आप लोग ये पढ़ रहे थे अंग्रेज। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि आपका पिछला वीडियो 1639 में कहाँ पे समाप्त हुआ था। पिछला वीडियो 1639 में फ्रांसिस डे एक अंग्रेज था जिसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास ले लिया था। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको मद्रास प्रेसिडेंसी बसा दी थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज एक किला बना लिया था, उसकी किलेबंदी कर ली थी जगह की। तो मद्रास की किलेबंदी कर ली, वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज उन्होंने क्या किया था, बना लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि मद्रास के अलावा बंबई प्रेसिडेंसी कैसे बनी और बंगाल कैसे बनी। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी, पता होगा आपको, कि मद्रास में गवर्नर थे, बंबई में गवर्नर थे और बंगाल में गवर्नर थे, ठीक है। फिर बाद में बंगाल के अंतर्गत ये तीनों प्रेसिडेंसियां आ गई, ठीक है। तो मीन्स बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो वो कहानी है, आगे पढ़ेंगे। तो ये देख रहे हैं, मैंने ये लिखा हुआ है आपके लिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। तो पहले आपको वीडियो पूरा सुनना है, उसके बाद दोबारा जब इसको सुनेंगे तब आप इसको वीडियो को रोक रोक के या जो देख देख के जो मैं बोल रहा हूं आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें इसमें ना लिखी हो, मैं बोलूं तो जो मैं बोल रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं पॉइंट बोलूं उससे रिलेटेड अगर मैं कुछ और एक्स्ट्रा बातें आपको बताता हूं तो ये आपका दायित्व है कि आप उसको नोट कर लें अपने समझने के लिए। सिर्फ पॉइंट याद रहेंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा। इसके पीछे की जो मैं कहानी बताऊंगा वो अगर आप थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे तो आपको ये फिर याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये वीडियो या ये अपने नोट्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। जब भी आप रिवीजन करें तब सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ओपन है, यूट्यूब में ओपन पड़े हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात कि जो आधुनिक भारत के इतिहास की क्लासें हैं वो वीक में 5 डेज आएंगी। कितने डेज आएंगी, 5 डेज आएंगी। कौन कौन से, आपका मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, 3 दिन ये लगातार आएंगी क्लासेस, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास की क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन लगातार आएंगी। उसके बाद थर्सडे आपकी नहीं आएंगी, फिर उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, संडे आपकी छुट्टी रहेगी। तो ये क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, आपने 3 दिन लगातार क्लासेस करी, आपका ये दायित्व है कि आप यहाँ जाके उन सबको रिवीजन करें जो मैंने 3 दिन पढ़ाया या उससे पहले पढ़ाया, जो भी है हमको रिवीजन करें। अगर आपकी कोई वीडियो रह गई है देखनी तो आप देखें, ताकि साथ साथ चलें। फ्राइडे से फिर आप मेरे साथ आ जाएंगे तो एक दिन आपको गैप मिलेगा। फ्राइडे सैटरडे आपने फिर पढ़ा मेरे साथ, उसके बाद आपको क्या हो गया, ये पूरे वीक की 5 क्लासेस आप संडे को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको संडे गैप मिल रहा है
और अगर इससे से कुछ भी छूट गया तो संडे को कर सकते हैं, ताकि मंडे से आप फिर मेरे साथ साथ चलेंगे। तो ये 5 क्लासेस आएंगी, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि आप साथ साथ तैयारी करते रहें, ठीक है। और ये क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे ये सब डेली आएंगी शाम को 7 बजे। कब आएंगी मैंने टाइम भी बता दिया कि अगर आप डेली क्लासेस मेरे साथ कर रहे हैं तो कितने बजे आएंगी, आप उस टाइम पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप अपना सारे काम से फ्री होके उस टाइम पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आप डेली का डेली अपना टारगेट फिक्स करके मेरे वीडियो हैं वो आप खत्म कर सकते हैं। तो हर एक जो क्लासेस चल रही है उनका एक टाइम निर्धारित होगा, वो उसी टाइम पे उसी दिन पे आएंगी। हम लोगों ने यहाँ तक शेड्यूलिंग की है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये एक छोटी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, ओके। तो आइए हम लोग अंग्रेज शुरू करते हैं। मद्रास में तो इनकी प्रेसिडेंसी बन गई थी, अब कैसे मुंबई में बनी वो देखते हैं। अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ पे स्थापित हुई थी? अंग्रेजों की पहली कोठी स्थापित हुई थी सूरत में 1613 में, ठीक है। तो सूरत गुजरात और महाराष्ट्र दोनों पश्चिम के क्षेत्र हैं, वहां पे अभी सूरत से हटके बंबई मुख्य केंद्र बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहां तक ये जो चरण है इसमें हम देखेंगे। क्या हुआ कि देखो यहाँ पे पुर्तगाली थे, यहाँ पे पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों का डचों से सामना हो रहा था, पुर्तगालियों से सामना हुआ, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया, इन दोनों लोगों ने मैड्रिड की संधि कर ली। अंग्रेजों ने और पुर्तगालियों ने किसकी संधि कर ली? मैड्रिड की संधि कर ली। इसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई आप अपना बिजनेस करो, हम अपना बिजनेस करेंगे, आप हमें नहीं छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से पुर्तगाली और अंग्रेज में संधि हो गई। ये मैड्रिड कहाँ पे? स्पेन में है मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ पे है? स्पेन में। तो वहां पे संधि हुई तो यहाँ पे भी हो गई। तो जो गोवा के जो पुर्तगाली गवर्नर थे और जो सूरत के उस समय प्रेसिडेंट थे या जो भी थे, उन दोनों के बीच में एक संधि हुई कि हम लोग अपना अपना व्यापार करेंगे, हम लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये मैड्रिड की संधि हुई। फिर क्या हुआ, बंबई कैसे मिल गया इनको ये देखते हैं। 1661 ईस्वी में जो ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स द्वितीय, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स द्वितीय का विवाह, ठीक है ना, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रैगेंजा से हो गया। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रैगेंजा से हो गया। तो उनको क्या मिल गया? बंबई दहेज में मिल गया। किसको? अंग्रेजों को। लेकिन मिला किसको था? प्रिंस को, ठीक है ना। तो प्रिंस ने क्या किया कि वो एक नॉर्मल मामूली किराए पे उसको अंग्रेजों को दे दिया, जो अंग्रेज वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दे दिया। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। हाँ, ये जो मैंने अभी रेड से लिखा है ये अभी नहीं पढ़ना है, ये लास्ट में इधर जगह कम हो गई थी तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो ये अभी आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये सब जो रेड से लिखा हुआ है ये बाद में है, जब यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली ये प्रिंस राजकुमार थे ब्रिटेन के, राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हुआ। दहेज में क्या मिल गया? बंबई का द्वीप मिल गया। बंबई एक द्वीप है, ठीक है। फिर चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में उनको मिला 1668 में, ठीक है। 7 साल बाद उनको क्या होगा ये देखो, ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है तीनों की, ठीक है। 1668 में क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जो मैंने बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कितना किराया लेकर? 10 पाउंड, बहुत छोटी रकम होती है, उनको दे दिया। तो अंग्रेजों को क्या मिल गया? बंबई मिल गया। मद्रास आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, चंद्रगिरी के राजा से ले लिया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज बसाया था, अभी बंबई मिल गया, है ना। तो बंबई धीरे धीरे क्या बन गया? केंद्र बन गया। देखो 1687 में सूरत से बंबई मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1687 में सूरत से बंबई मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। तो अभी क्या केंद्र हो गया? मेन सूरत से हट करके बंबई मुख्य केंद्र बन गया अभी इनके व्यापार का, क्योंकि उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी बंबई की वो काफी अच्छी थी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या थे? एक गवर्नर थे। कौन थे? बंबई के जेराल्ड ओंगियार। जेराल्ड ओंगियार ने बंबई को काफी आगे बढ़ाया, ठीक है। उसका बहुत सारा विकास किया, ठीक है। तो बंबई को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है?
जेराल्ड एंगियार महोदय को, जेराल्ड एंगियार महोदय को, ये सूरत का प्रेसिडेंट था और बम्बई का क्या बनना था, गवर्नर। उसने क्या किया, ब्रिटेन में एक संचालक समिति थी, मैंने बताया था कि इस कंपनी को कौन, एक मैनेजमेंट था, एक डायरेक्टर थे, एक डिप्टी डायरेक्टर थे और 24 मेंबर थे। तो इन्होंने क्या लिखा, संचालक समिति को एक पत्र लिखा। किसने, जेराल्ड एंगियार महोदय ने संचालक समिति को एक पत्र लिखा। क्या लिखा कि अब समय का तकाजा ये है कि हम हाथों में हथियार लेकर के व्यापार का प्रबंध करें। मतलब हाथों में हथियार लेकर मतलब एक हाथ में हमारे प्रार्थना पत्र होना चाहिए और दूसरे हाथ में हमारे हथियार होना चाहिए या तलवार होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा। तो अब यहां से मेंस का क्वेश्चन बन जाता है सिर्फ इसी सेंटेंस से। किसने लिखा, ये तो प्री का क्वेश्चन है कि जेराल्ड एंगियार ने क्या लिखा कि अब समय का तकाजा है कि हम अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापार का प्रबंध करें। उसका शाब्दिक अर्थ है कि हम एक हाथ में क्या ले लें, एक हाथ में हम प्रार्थना पत्र ले लें कि भैया हमें यहाँ पे जगह दे दो, हम व्यापार करेंगे, या हम अपना शक्ति प्रदर्शन करें तलवार से, युद्ध से जीते। तो इस मेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है, ये मेंस में क्या पूछता है कि ये जो सेंटेंस जेराल्ड एंगियार ने कहा, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने आए थे कि या उनका इरादा यहाँ पे शासन करने का था। इस सेंटेंस से हमें झलक मिलने लगती है। अगर आप व्यापारी हैं तो ये क्यों कहेंगे कि भैया हम हाथों में तलवार लेके व्यापार करेंगे, क्यों? व्यापारी तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उसका काम क्या होता है, व्यापार करना, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट तो ये कमा ही रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया इन्होंने, अब यहाँ पे शासन करने का, यही से हमें मिलने लगता है। और शुरू में भी आप देखो महारानी का भी शेयर था किसमें, ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शुरू से वहां पे जो वहां की सरकार थी या वहां के जो राजा थे वो जुड़े हुए थे इस कंपनी से। ये कंपनी भले ही एक प्राइवेट थी लेकिन उसमें कहीं ना कहीं राजा लोग सम्मिलित थे ब्रिटेन के, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चलता है। अब देखो एक और घटना हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि, ठीक है, औरंगजेब ने किस अंग्रेज को निष्कासित किया था, औरंगजेब ने किस अंग्रेज को निष्कासित किया था। तो एक महोदय थे सर जॉन चाइल्ड। कौन थे, सर जॉन चाइल्ड। ये कहां पे थे, बंबई में। तो सर जॉन चाइल्ड, अब देखना ये घटना क्यों घटी 1688 में। इन्होंने जब 1669 में जेराल्ड एंगियार महोदय ने पत्र लिखा कि अब समय का तकाजा है कि हम अपने हाथों में तलवार लेकर व्यापार का प्रबंध करें, तो ये जो संचालक समिति थी, संचालक समिति ने इस पर गौर किया। उन्होंने कहा ये बात तो सही कह रहा है और ये वहां पे है, लोकल है, वहां की परिस्थितियां समझ रहा है, तो क्यों ना इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी का संदेश आया यहाँ पे आगे 1687 में। तो 1688 में सर जॉन चाइल्ड महोदय ने इस पे क्या कर लिया, अमल कर लिया, हाथों में तलवार लेने का अमल कर लिया। लेकिन उससे झगड़ा उनका किससे हो गया, मुगलों से उन्होंने सीधी टक्कर ले ली। कैसे, 1688 में सर जॉन चाइल्ड, ठीक है, ये भैया ये गवर्नर थे, लेकिन ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा, आपकी जो पुलिस है, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या जो डीएम है, जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आएगा तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे। जो पॉलिसियां हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सरकार की कोई अचानक से नई पॉलिसी बनती है तो वो उसकी इम्प्लीमेंट करेंगे तुरंत। तो वही काम इनका भी था। संचालक समिति ने कोई नई पॉलिसी बनाई कि नहीं अब हम वहां पे क्या करेंगे, अब वहां अपने पैर जमाएंगे, हम वहां पे अपनी सैनिक सत्ता स्थापित करेंगे। तो उसी का ये नतीजा था 1688 में सर जॉन चाइल्ड ने बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट, मतलब वही बड़ौच, ये जो गुजरात है और महाराष्ट्र है, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी समुद्री तट, ठीक है। छोटे समय पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र है, ये इसका तट है, ये और ये गुजरात है, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया, बंदरगांव पे घेरा डाल दिया। कौन थे ऐसे, और मुगलों के उन्होंने क्या पकड़ लिया, जहाज पकड़ लिए, और जो लोग हज जा रहे थे, हज यात्रियों को भी उन्होंने क्या कर दिया, ये सर जॉन चाइल्ड महोदय ने बंदी बना लिया। अब औरंगजेब तो उस समय अच्छा शासक था, औरंगजेब मुगलों के हिसाब से अच्छा शासक था, मतलब ताकतवर था। उसके बाद मुगल कमजोर होने लगे, तो मुगलों का जो अंतिम शासक था, जो ताकतवर था, वो कौन था, आपका ये था औरंगजेब, ठीक है।
तो औरंगजेब ने इसको हरा दिया, किसको, सर जॉन चाइल्ड को, और इसको निष्कासित कर दिया। इसने माफी मांगी बहुत, अंग्रेजों का काम ही यही था, पहले झगड़ा करेंगे, फिर झगड़ा किस लिए करते थे, ऐसे ही उनका है ना, पागल नहीं थे वो क्या करते थे, सामने वाले की शक्ति देखते थे, पहले उनको छेड़े, देखते क्या रिएक्शन आता है, अगर रिएक्शन नहीं आएगा तो हम कदम और बढ़ाएंगे। वही है ना कि जिसको खड़े होने की जगह मिलती है तो वो बैठ जाता है, जिसको बैठने की जगह मिलती है तो वो लेट जाता है। तो अंग्रेजों के साथ भी ऐसे ही हुआ, वो पहले क्या हुए, खड़े होने की जगह देखने लगे, तो वो बैठना शुरू कर दिए, जब उनको बैठने की जगह मिल गई तो लेटना शुरू कर दिए। ये अंग्रेजों की नीतियाँ थी। तो अंग्रेज पहले क्या करते थे, छेड़ते थे, फिर भाग जाते थे, फिर देखते थे क्या रिएक्शन आ रहा है। जब उनको लगा कि हमारा दुश्मन हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है तो वो क्या करते थे, माफ़ी मांग लेते थे, ये गलती हो गई, माफ़ कर दो, जो हर जाना लेना है ले लो, और दोबारा और तैयारी से आक्रमण कर देते थे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा आगे पूरे इतिहास में। तो औरंगजेब से उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि औरंगजेब ने उसको हरा दिया और उसको निष्कासित कर दिया था, माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद 1.5 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ा, किसको, अंग्रेजों को। तब जाके उसने क्या किया, माफ किया, किसने, औरंगजेब ने। समझ में आया। तो बम्बई दहेज में मिल गया, मद्रास पे उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बसा लिया, 2 इनकी प्रेसिडेंसी तैयार हो गई, है ना, 2 प्रेसिडेंसी इनकी क्या हो गई, तैयार हो गई। तो यहां से यहां तक हमने बम्बई पढ़ लिया। अब हमारा जो आगे का है वो उत्तर पूर्व या पूर्व का क्षेत्र, जो बंगाल है, उड़ीसा है, वहां पे तो मेनली बंगाल बिहार उड़ीसा, ये क्या था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो आपका बांग्लादेश है आज, वो भी उसी का पार्ट था ना। जब बंग हुआ 1905 में, बंगाल विभाजन हुआ, तो पूर्वी और पश्चिमी बांग्लादेश में बांट दिया गया, तो उसको क्या बोलते थे, पूर्वी बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल जो नाम है वही पश्चिमी बांग्ला। ठीक है, तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तो वो सब पूरा एक पार्ट था, बहुत बड़ा प्रांत था बंगाल उस समय। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और असम का बोडोलैंड वाला क्षेत्र, ये सब उसमें था आपका। ठीक है, बंगाल प्रांत में। तो अब हम आगे की जर्नी देखेंगे कि बंगाल में उन्होंने कैसे पैर जमाए। ठीक है, तो मैं आपको एक एक पॉइंट सुलझा के पढ़ा रहा हूँ, हर एक पॉइंट क्रमिक है, कोई कहीं से, इतिहास क्या है, लोग लेते हैं लिखा देते हैं, ठीक है ना, और 2-4 पॉइंट समझा दिया, हो गया। तो मैंने क्या किया, एक नया तरीका ढूंढा, ये मेरा वे ऑफ स्टाइल है, टीचिंग का वे ऑफ स्टाइल है, कि मैंने हर एक पॉइंट को, आपका बम्बई कैसे हुआ यहाँ तक क्लियर है, पिछले उसमें मद्रास कैसे हुआ वो क्लियर है, तो सारे पॉइंट आपके ये जो हैं ये बम्बई से रिलेटेड थे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, ओके। अभी हम देखेंगे कि उन्होंने, नहीं इसको नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है। अब देखो 1633 में क्या हुआ, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये हमें आज खत्म करना है, कितना भी टाइम हो जाए। ठीक है, 1633 में क्या हुआ, उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर, महानदी का उड़ीसा, कटक इधर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये देखो आपका ये बांग्लादेश है, ये बंगाल है, इधर उड़ीसा है। तो महानदी के मुहाने पर उन्होंने क्या किया, हरिहरपुर और बालासोर, ठीक है, 2, बालाकोट नहीं, बालासोर। ठीक है, मुझे पता है आपको बालाकोट याद होगा, तभी हमें क्या है, बालासोर है वहां पे। हरिहरपुर तथा बालासोर में व्यापारिक कोठियां कायम की गई, कहाँ पे, पहले उड़ीसा में। अब हम इधर चल रहे हैं पूर्व में और उत्तर पूर्व में। 1633 में पहली बनी, उसके बाद 1651 में एक ब्रिजमैन थे अंग्रेज, है ना, उन्होंने क्या बनाया, ब्रिजमैन की सहायता से हुगली में एक कोठी बनाई, बंगाल में। कब बनी, 1651। तो ये डेट लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी, 1651। ठीक है, 1651 में उन्होंने क्या बनाया, एक कोठी बनाई, ब्रिजमैन के अधीन एक कोठी खोली गई, ये अंग्रेज थे। बाद में पटना में बनाया, ढाका में बनाया, कासिम बाजार में बनाया। ठीक है, बाद में पटना, ढाका, कासिम बाजार, तो हुगली, पटना, ढाका, कासिम बाजार, ये आ गया। ठीक है, अभी देखो इनके व्यापार की वस्तुएं क्या थी, वहां से क्या लेते थे, बंगाल से, ये वहां से रेशम, क्या लेते थे, रेशम, फुटकर बेचने के सूती कपड़े, ठीक है ना, जो सूती कपड़े फुटकर बेचते थे, ज्यादा थोक में नहीं लेते थे, फुटकर बेचने वाले सूती कपड़े, सोरा एक तरीके का विस्फोटक है, और चीनी, इतनी चीजों का वो बंगाल से व्यापार करते थे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है,
ओके, अभी आप क्या है यहाँ पे, अभी देखो 1651 में उन्होंने क्या किया, 1651 में क्या किया, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से, अभी बंगाल में उस समय देखो मुगल शासक चल रहे थे, बंगाल में क्या होता है, सूबेदार होता है, ठीक है, बंगाल में सूबेदार है, उनका जो मुगलों का जो वहां पे था सूबेदार शाह शुजा, कौन था वहां पे, शाह शुजा से 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। क्या मिल गई, मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई, किसको, अंग्रेजों को 1651 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1672 में उन्होंने शाइस्ता खां, ये भी सूबेदार था, सूबेदार बदलते हैं तो ये अपना रिव्यू करा लेते थे कि भैया छूट हमें मिली थी पहले, आप भी उतना ही पैसा ले लो, हमें फिर से छूट दे दो। तो 1672 में शाइस्ता खां से एक फरमान प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, कर अदा करने की मुक्ति मिल गई, वही वहां पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ा, चुंगी नहीं देना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन 1680 में औरंगजेब ने क्या किया, बोला वहां पे कि बंगाल में कि आप उनके अधिकारियों को मत छेड़िए, अंग्रेजों के, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा झगड़ा हो रहा था उनका, आप उनके अधिकारियों को मत छेड़िए, हम उन पे टैक्स लगाते हैं। तो उन्होंने क्या लगाया, अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया लगा दिया, ठीक है, 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया लगा दिया, ठीक है, जजिया एक प्रकार का टैक्स था, तो उन्होंने क्या लगा दिया, जजिया लगा दिया। तो ये समझ में आया, औरंगजेब ने अभी उन पर टैक्स लगा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 2% है और 1.5% है, 3.5% टैक्स लगा दिया। 1688 में बंबई में घटना हुई, उसी के पैरेलल 1680 में यहां घटना हुई, देख लो 1686, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने वही नीति यहाँ पे की बाद में, यहाँ पे पहले कर दी। क्या किया इन्होंने, हुगली को लूट लिया अंग्रेजों ने, उन्होंने कहा ये टैक्स देना पड़ रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो हाथों में तलवार लेने की जो नीति है ना, वो यहाँ पे भी लागू कर दी। अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, फिर छेड़ दिया मुगलों को, औरंगजेब से फिर पराजित हो गए, और इन्होंने जब हुगली को लूटा तो ये भाग गए, एक द्वीप चले गए वहां से, अंग्रेज वहां से बंगाल से भाग गए और वहां से एक द्वीप पे चले गए, ठीक है, वहां से भाग खड़े हुए, और औरंगजेब ने इनको हरा दिया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर आए एक जॉब चौरनॉक महोदय, आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं कि इन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना की। तो अब कलकत्ता बना कैसे, वो देखेंगे यहाँ से। तो जब ये भाग गए अंग्रेज, तब अंग्रेजों को बंगाल वापस आना है, अब फिर माफी मांगेंगे, फिर हर जाना देंगे, यही होगा ना, फिर माफी मांगेंगे, फिर हर जाना देंगे। तो जॉब चौरनॉक महोदय ने कहा कि अच्छा चलो हम जाते हैं, हम बात करते हैं, कहाँ पे, मुगल दरबार में। तो जॉब चौरनॉक ने समझौते की बात शुरू करी, किससे, औरंगजेब से। जॉब चौरनॉक ने कहा ठीक है, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, वो लोग अभी नादान हैं, बच्चे हैं, हम हैं, आप हमें दो, हम वापस आते हैं, और हमसे अभी कोई गलती नहीं होगी, और उनको हर्जाना भी देना पड़ा, ठीक है। तो समझौता हुआ। तो 1687 में देखो, 1686 में ये लोग गए लूट के, 1687 में वापस आ गए, उनको आज्ञा मिल गई, ठीक है, कहाँ पे, अंग्रेजों को सूता नदी वापस आने की आज्ञा मिल गई। सूता नदी एक क्षेत्र है वहां पे बंगाल में, क्षेत्र था क्यों मैं बोल रहा हूँ, आगे पता चलेगा। अंग्रेजों को सूता नदी वापस आने की आज्ञा मिल गई, वापस आ गए 1687 में। 90 में क्या किया इन्होंने, कोठी बना ली, किसने, जॉब चौरनॉक ने। जॉब चौरनॉक ने अपनी एक कोठी बना ली, कहाँ पे, सूता नदी में, ठीक है, सूता नदी में इन्होंने अपनी कोठी बना ली। फिर उस समय एक थे जमींदार शोभा सिंह, इनका नाम बहुत है, वहां पे बर्धमान में थे शोभा सिंह, ठीक है, एक जमींदार थे। तो शोभा सिंह के पास बहुत सारे लठायत थे अपने, ठीक है, वो क्या करते थे, जैसे पुर्तगाली है, उनको वहां से मार के भगा देते थे। गांव में जानते ही है ना, लोग लठायत होते हैं, जो जमींदार होते हैं वो लोग क्या होते हैं, जो होते थे वो लोग क्या, बहुत सारे लोग होते थे, उनके पास लाठी होती थी, और वो जाके उनको मार के भगा देते थे। पुर्तगाली है, उनको कोठी स्थापित नहीं करते। डच आए तो वो लोग स्थापित किए, क्योंकि मुगलों को जब आदेश मिला तब कर पाए। उन्होंने कहा, शोभा सिंह सोच रहे थे यार ये सब आ रहे हैं,
पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, यही बना लेंगे सब, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो शोभा सिंह ने अपने लठैत लेके इन पे क्या किया, हमला बोलते रहते थे बीच बीच में। इनको कोठी की किलाबंदी नहीं करने दी सुल्तानती की, ठीक है, और उनको व्यापार भी नहीं करने दे रहे थे। मौका मिल गया अंग्रेजों को, मुगल दरबार में बोला कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, कौन, शोभा सिंह, तो हम सुरक्षित रह सके इसलिए हम सुल्तानती की कोठी को किले बंद करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ से उनको एक मौका मिल गया कि शोभा सिंह के कारण 1696 में बर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को सुल्तानती की कोठी की किलेबंदी करने की आज्ञा मिल गई, ठीक है। तो ये कारण था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको क्या मिल गई, आज्ञा मिल गई, ठीक है। अब देखो 1698 में क्या हुआ, सुल्तानती तो मिल गया, बंगाल के सूबेदार थे, सूबेदार से ही वो वहां पे सारा काम करवाते थे। सूबेदार क्या होता था, कौन था उस समय, अजीम उस्सान। सूबेदार कौन था, अजीम उस्सान। 3 गांव ले लिए जॉब चार्नोक ने अजीम उस्सान से। कौन सा ले लिया, सुल्तानती, कलिकाता, उस समय कलकत्ता नहीं था, क्या था, कलिकाता, सुल्तानती, कलिकाता और गोविंदपुर। 3 गांव ले लिए अंग्रेजों ने, सुल्तानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की क्या ले ली, जमींदारी ले ली, ठीक है, जमींदारी ले ली। अभी उस भूमि के मालिक हो गए। जमींदार क्या करता था, एक जमीन का उसके पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता था और उसमें जो चाहे वो कर सकता था, तो उन्होंने जमींदारी ले ली, ठीक है। लेकिन गांव को, जो गांव के मालिक थे सुल्तानती, कलिकाता और गोविंदपुर, उनको कितने रुपए देने पड़े, 1200 रुपए के बदले उनको तीनों गांवों की जमींदारी मिल गई। तो जॉब चार्नोक महोदय ने क्या किया, तीनों गांवों को मिलाकर एक शहर का निर्माण किया। सुल्तानती, कलिकाता, गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाया और एक नाम दिया क्या, कलकत्ता। उसी को बोलते हैं कि जॉब चार्नोक ने कलकत्ता शहर की स्थापना करी, यही है। मैंने इसको ब्लू कलर से लिखा है अलग से, जॉब चार्नोक ने इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की, ठीक है। तो ये जो तीनों थे सुल्तानती, कलिकाता और गोविंदपुर, इनको क्या बोला जाने लगा, कलकत्ता। और इसकी जब किलेबंदी कर दी तो इसको क्या बोला जाने लगा, फोर्ट विलियम। क्या बोला जाने लगा, फोर्ट विलियम कहा जाने लगा, ठीक है, फोर्ट विलियम कहा जाने लगा। फिर 1700 में पहला इसको क्या घोषित किया गया, पहली प्रेसिडेंसी। मैंने बोला मद्रास बनी थी 1639 में, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फिर बंबई बन गया आपको 1661 में, इनको दहेज में मिल गया, 1668 में कंपनी को मिल गया, 1687 में काफी विकसित हो गया, ये मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई, तो बंबई, ठीक है। 1700 में लेकिन पहली प्रेसिडेंसी किसकी घोषित करी गई, इसको। क्या हुआ, जब यहाँ पे देखो फिर से थोड़ा वापस आते हैं, 1633 में यहाँ पे कोठी बनाई हरिहरपुर तथा बालासोर में, उड़ीसा में। 1651 में कहाँ पे बनाया, हुगली में, पटना में, ढाका में, ठीक है ना, कासिम बाजार में। तो ये सारी बस्ती किसके अधीन थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन थी। किसके अधीन थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1658 में ये सब फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई थी, है ना। तो ये सब फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई थी, मतलब उस समय मद्रास की किलेबंदी हो गई थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया था, तो वहां का जो गवर्नर था उसके अधीन ये कर दी गई थी। लेकिन पहली प्रेसिडेंसी कब बनी, 1700 में। किसको बनाई गई, बंगाल को। तो 1700 में बंगाल को पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, पहला प्रेसिडेंसी नगर, ठीक है। और 1700 में इसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना, चार्ल्स आयर। ये देखो, सर चार्ल्स आयर पहला क्या बना, प्रेसिडेंट बना, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका पॉइंट है, 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको अलग से लिखा है, सर चार्ल्स आयर, ठीक है, पहला प्रेसिडेंट था ये। यहां तक आपको समझ में आया चीजें कैसे हुई, घटनाएं कैसे घटी। अब देखो इसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ी घटना होती है, ठीक है, वहीं से सारी कहानी बदल जाती है। अंग्रेज क्या हो जाते हैं,
अपने पैर धीरे धीरे बंगाल में जमाना स्थापित कर देते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि 1717 ईस्वी में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। उस समय मुगल बादशाह थे फारुखसियर। कौन थे? फारुखसियर। तो मुगल बादशाह ने क्या किया, सर जॉन सरमन, ठीक है ना, तो जॉन सरमन एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। कहाँ पे? मुगल दरबार में। उनके कुछ मांगे थी कि हमें बंगाल में 38 गांव खरीदने हैं, हमें वो गांव खरीदने की मंजूरी दे दी जाए, ठीक है ना, और बहुत सारी वो छूट चाहते थे मुगल उनसे, मुगल बादशाह से। तो क्या किया कि सर जॉन सरमन ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा 1717 में मुगल दरबार में। उस समय फारुखसियर थे मुगल बादशाह। उसमें थे आपके 3 लोग थे, एक आपका सर्जन थे, एक द्विभाषिया थे, एक और थे। तो ये देखो, एडवर्ड स्टीफेंस एक थे, दूसरे थे विलियम हैमिल्टन, ये आपके सर्जन थे मीन्स डॉक्टर थे, एमडी, एमएस थे मीन्स मास्टर सर्जन, और तीसरा आपके थे ख्वाजा सेहुर्द। ख्वाजा सेहुर्द द्विभाषिया थे मीन्स ये अंग्रेज इंग्लिश जानते थे, वो अपना फारसी जानते थे, तो क्या बातचीत हो रही तो उसको ट्रांसलेट करते थे, द्विभाषिया थे। ठीक है, तो मुगल दरबार में गए। उस समय फारुखसियर एक बीमारी से पीड़ित थे, है ना, फारुखसियर एक बीमारी से पीड़ित थे। तो ये जो सर्जन महोदय थे हैमिल्टन, इन्होंने क्या किया, उनकी बीमारी को सही कर दिया। अब सोचो, उस समय चिकित्सक, ये अंग्रेज लोग काफी आगे निकल चुके थे विज्ञान के मामले में, तो उन लोगों की जो चिकित्सा पद्धति थी वो लोग ज्यादा अच्छी थी। भारत में उस समय आयुर्वेद चल रहा था, ठीक है ना, यही लोग चिकित्सक थे, होते थे जो, है ना, आपको पता ही है ना। ठीक है, तो जड़ी बूटी इन सब चीजों से काम करते थे। तो ये सर्जन थे, इन्होंने क्या कर दिया, सही कर दिया उसको। तो फारुखसियर बहुत प्रभावित हो गए। तो फारुखसियर ने कहा, वही नहीं, बताओ क्या मांगते हो वत्स, आपकी सारी मुरादें पूरी की जाएंगी। तो कुछ वैसे ही घटना घटी 1717 में। ठीक है, अब फारुखसियर ने इनकी बहुत सारे एक फरमान जारी किया। क्या था? अंग्रेजों को 3000 रुपए तो वो पहले ही देते थे, फिर से उन्होंने क्या कर दिया, 3000 रुपए के बदले बंगाल में इनको मुफ्त कर दिया व्यापार। बंगाल में मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, जॉन सरमन एक प्रतिनिधि मंडल मुगल दरबार में भेजा। उसके बाद कौन कौन था प्रतिनिधि मंडल में? 3 लोग थे, एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन जो सर्जन थे, और ख्वाजा सेहुर्द जो द्विभाषिया थे। क्या किया इन्होंने? फारुखसियर की बीमारी का सफल इलाज किया। ठीक है, फरमान जारी हुआ एक फारुखसियर के द्वारा। क्या हुआ? 3000 रुपए के बदले, वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुफ्त व्यापार की छूट मिल गई। फिर 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। कहाँ पे? सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक के बदले। बंगाल में इनको 38 गांव खरीदने की अनुमति मिल गई। बंगाल में इनको 38 गांव खरीदने की अनुमति मिल गई। ठीक है, और एक और बड़ी घटना हुई कि जो इन्होंने, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बंबई में एक इन्होंने टकसाल बनाया था, तो वे फरमान में भी था कि जो भी डाले गए सिक्के अंग्रेजों के बंबई टकसाल के हैं वो पूरे भारत में प्रचलित होंगे, चलाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है ना, तो वो भी हो गया। और क्या था कि शाही दरबार का जो भी टकसाल है या मुद्रणालय है वो भी ये यूज कर सकते हैं अगर वो मुगलों के हित में है तो ये सारी चीजें थी बड़ी बड़ी। कलकत्ता के पास 38 गांव खरीदने की अनुमति मिल गई। मैंने जहां जगह मिली वहां वहां लिखा है रेट से, आप देख लीजिए। बंबई टकसाल में डाले गए सिक्कों का समस्त भारत में प्रचलन, ये भी अंग्रेजों का है जो बंबई टकसाल था उसमें। अब क्या था, ब्रिटिश इतिहासकार एक थे ऑर्म, क्या थे? ऑर्म। इन्होंने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा का, क्या कहा इसको? कंपनी का मैग्ना कार्टा का, ये अधिकार पत्र था एक कंपनी का। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने बंगाल में अपने पैर जमाए। जो 1717 का फारुखसियर का जो फरमान था वो एक बहुत बड़ी घटना थी आधुनिक भारत के इतिहास में। इसी के आगे हम लोग बंगाल शुरू करेंगे। तब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेनिश, उसके बाद हम लोग फ्रांसीसी, फिर कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक मतलब आंग्ल, ये फ्रांसीसी युद्ध, उसके बाद हम लोग बंगाल चलेंगे। तो जब बंगाल में पढ़ाऊंगा तो उसके पहले आपको ये जो मैंने पढ़ाया इसको रिवीजन करके
उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा और आसानी से समझ में आए। वैसे मैं सारी चीज़ें लेके चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।